हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव स्टडी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आईपीसी के सेक्शन 299 से और सेक्शन 377 पर आधारित यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक्स से कुछ एमसीक्यू देखेंगे। ये इस वीडियो का पार्ट 1 रहेगा। इस चैप्टर में प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है, इस कारण इसके 2 या 3 पार्ट बनाए जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप अगर हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा उसके पास बने बेल आइकन बटन को प्रेस अवश्य कर लें, जिससे कि सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। अब आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन ला स्टडी को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां आपको विभिन्न राज्यों की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए एपीओ एग्जाम्स, एडीपीओ एग्जाम्स, एआईबीई एग्जाम्स, चीफ लॉ असिस्टेंट का एग्जाम एवं अन्य विधि से संबंधित परीक्षाओं के लिए टेस्ट सीरीज की सुविधा उपलब्ध है। किसी प्रकार की किसी क्वेरी के लिए आप 9219160065 पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। हमारी इस एप्लीकेशन पर मात्र ₹1 प्रतिदिन की दर से आप 365 रुपये में पूरे 1 वर्ष के लिए 10 प्रश्न प्रतिदिन की हिंदी माध्यम से रेगुलर लॉ टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको प्रतिदिन 10 प्रश्न विधि से संबंधित दिए जाते हैं। एप्लीकेशन पर बिहार एपीओ के लिए एवं मध्य प्रदेश सिविल जज परीक्षा के लिए भी टेस्ट सीरीज की सुविधा उपलब्ध है। इस बार जो भी परीक्षार्थी सिविल जज के एग्जाम में बैठ रहे हैं वो कृपया मेहनत को थोड़ा ज़्यादा करें, जिससे कि उन्हें सफलता मिल सके, क्योंकि अगली बार से एग्जाम के लिए 3 वर्ष के अनुभव की बात सामने आ रही है, जो हो सकता है कुछ दिनों में पूरी तरह क्लियर हो जाएगी, क्योंकि बीसीआई के द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया है। प्रारंभ करते हैं धारा 299 से और 377 पर आधारित प्रश्नों को। यूथ कंपटीशन टाइम्स की ये बुक्स है। सबसे पहला पार्ट यहाँ जीवन के लिए संकटकारी अपराध, जिसमें धारा 299 से और 311 पर आधारित ये प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न है कि एक भिखारी को पर्याप्त खाद्य सामग्री होने के बावजूद भी भोजन नहीं देता है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, तो बताइए कि यहाँ पर किस अपराध के लिए दोषी है। क्योंकि उसके पास पर्याप्त भले ही खाद्य सामग्री है, लेकिन वह एक भिखारी को भोजन नहीं देता है, तो उसके द्वारा यहाँ कोई भी अपराध नहीं किया गया है। तो सही ऑप्शन यहाँ पर इसका किसी भी अपराध के लिए वह दोषी नहीं है। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा। भिखारी के भरण पोषण का दायित्व क के ऊपर नहीं है, अतः वह किसी भी अपराध के लिए दोषी दायी नहीं होगा, यद्यपि वह नैतिक रूप से दायी हो सकता है। हाँ, ये बात मानी कि वह नैतिक रूप से जिम्मेदार हो सकता है, एक नैतिकता के नाते वह उसकी मदद कर सकता है, तो वह नैतिक रूप से दायी हो सकता है, परंतु नैतिक दायित्व को दंड संहिता में मान्यता नहीं दी गई है। प्रश्न क्रमांक 2 है कि मानव का अन्य मानव के द्वारा मृत्यु कारित किया जाना कहा जाता है। हत्या कहा जाता है, सदोष मानव वध कहा जाता है, मानव वध कहा जाता है या वध कहा जाता है। यह कहा जाता है मानव वध। एक मनुष्य के द्वारा दूसरे अन्य मनुष्य की मृत्यु कारित किया जाना ये मानव वध कहा जाता है। व्याख्या है कि एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य की मृत्यु कारित किया जाना मानव वध कहा जाता है। मानव वध विधिपूर्ण हो सकता है या विधि विरुद्ध। तो मानव का जो वध है वो विधि पूर्ण भी हो सकता है और विधि के विरुद्ध भी हो सकता है। भारतीय दंड संहिता के अध्याय 4, जो कि साधारण अपवादों से संबंधित है, में वर्णित अनेक मामले विधिपूर्ण मानव वध के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपने धारा 76 में देखा होगा, एग्जाम्पल 1 के एक सैनिक के द्वारा गोली चलाई जाती है अपने अधिकारी के या बड़े अधिकारी के आदेश पर, तब ऐसी स्थिति में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके द्वारा कोई अपराध नहीं बनता है। में वर्णित अनेक मामले विधिपूर्ण मानव वध के अंतर्गत आते हैं, जबकि भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित धाराओं के अंतर्गत विधि विरुद्ध मानव वध के मामले आते हैं। हत्या को धारा 300 में बताया गया है। उपेक्षा के द्वारा मृत्यु कारित किया जाना धारा 304A में बताया गया है। आत्महत्या को धारा 305 तथा 306 के अंतर्गत बताया गया है। प्रश्न क्रमांक 3 है कि प्रसिद्धवाद आर बनाम गोविंदा, या इस मामले को रेक्स वर्सेस गोविंदा के नाम से भी जाना जाता है। दोनों ही प्रश्न बनते हैं, रेक्स वर्सेस गोविंदा या आर बनाम गोविंदा। 1876 एक बम्बई 342 में अभियुक्त गोविंदा को किस अपराध के लिए दंडित किया गया था। सदोष मानव वध के लिए, घोर उपपत्ति के लिए, हत्या के लिए, या उसे दोष मुक्त कर दिया गया था। तो सही ऑप्शन यहाँ पर ए है कि उसे सदोष मानव वध के लिए दंडित किया गया था। सही ऑप्शन यहाँ पर ए है। आर वर्सेस गोविंदा 1876 मुंबई के मामले में न्यायाधीश मेलविन। यह प्रश्न भी आता है कि रेक्स वर्सेस गोविंदा या आर वर्सेस गोविंदा के मामले में किस न्यायाधीश के द्वारा
जो डिसीजन दिया गया था, तो ये डिसीजन दिया गया था न्यायाधीश मेलविल के द्वारा, और इन्होंने आपराधिक मानववध और हत्या के बीच में अंतर भी इसी केस को लेकर के बताया था। ये प्रश्न भी आता है कि किस केस में आपराधिक मानववध एवं हत्या के बीच में अंतर स्पष्ट किया गया था, तो रेक्स वर्सेस गोविंदा या आर बनाम गोविंदा के मामले में निर्धारित किया गया था। चूंकि अभियुक्त का आशय मृत्यु कारित करना नहीं था और न ही उसके द्वारा पहुंचाई गई क्षति प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी, इसीलिए अभियुक्त आपराधिक मानववध के लिए दोषी होगा। ध्यान रखिएगा, जो भी प्रश्न मैंने आपको बताया ये सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, पूछे जाते हैं। चाहे आप AIBE का दे रहे हैं, सिविल जज की परीक्षा दे रहे हैं, APO का एग्जाम दे रहे हैं, ADPO का एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, हर एग्जाम में इस तरह से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न अगला है कि AP राज्य बनाम R पुनया के बाद में भारतीय दंड संहिता की किन धाराओं के बीच में अंतर स्पष्ट किया गया था। पहला दिया धारा 501 और 502 के बीच में, धारा 299 और 300 के बीच में, धारा 304 और 304B के बीच में, तथा 304A एवं 304B के बीच में, और 305 और 306 के बीच में। तो सही ऑप्शन यहाँ पर इसका ऑप्शन क्रमांक B है कि धारा 299 और 300 के बीच में। आर स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश बनाम आर पुन्नैया 1976 सुप्रीम कोर्ट, धारा 299 IPC से संबंधित है। इस मामले में विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को हत्या के लिए सिद्ध दोष कर आजीवन कारावास की सजा दे दी थी, किंतु उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को 304 IPC के अधीन दोषी पाया, जबकि उच्चतम न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय को पुष्ट करते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा प्रदान की थी। प्रश्न क्रमांक 5 है कि निम्नलिखित में से किस बाद में आपराधिक मानववध और हत्या के बीच में अंतर बताया गया था। तो आपराधिक मानववध एवं हत्या के बीच अंतर रेक्स वर्सेस गोविंदा के मामले में बताया गया था। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका B है। रेक्स वर्सेस गोविंदा या रेग वर्सेस गोविंदा या आर बनाम गोविंदा के बाद में जस्टिस मेलविल जज ने भारतीय दंड संहिता की धारा 299 में परिभाषित सदोष मानववध तथा धारा 300 में परिभाषित हत्या के अंतर को स्पष्ट किया था। प्रश्न क्रमांक 6 है कि X एवं Y झगड़ा कर रहे हैं, झगड़ा लड़ाई में बदल जाता है जिससे दोनों को शारीरिक चोट पहुंचती है। Y को अधिक घोर उपति होती है और 3 दिन के बाद में अस्पताल में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो X किसके लिए दायी होगा। घोर उपति कायरत करने के लिए, हत्या के लिए, सदोष मानववध के लिए या कोई अपराध नहीं। बताइए कि इनमें कौन से अपराध के लिए Y दायी होगा जबकि 3 दिन बाद उसकी मृत्यु हॉस्पिटल में हो जाती है। प्रश्न की व्याख्या है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 299 के प्रभाव से X सदोष मानववध के लिए दायी होगा। धारा 299 के अनुसार जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से जिससे कि मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य हो या यह ज्ञान रखते हुए कि वह संभाव्य है कि ऐसा करके मृत्यु कारित कर सकता है, तो वह आपराधिक मानववध का अपराध करता है, तो ऐसा व्यक्ति आपराधिक मानववध के लिए दायी होगा। प्रश्न क्रमांक 7 है कि आपराधिक मानववध जो कि हत्या नहीं है की श्रेणी में आने वाले कृत्यों का वर्णन भारतीय दंड संहिता की किस धारा में किया गया है। आपराधिक मानववध जो कि हत्या नहीं है उनका वर्णन धारा 299 में किया गया है। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका B है। धारा 300 हत्या के लिए, धारा 299 आपराधिक मानववध के लिए एवं धारा 302 में हत्या के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। प्रश्न क्रमांक 8 है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 299 के अधीन आवश्यक दोषी मन स्थिति क्या है। आशय अथवा ज्ञान, आशय अथवा उपेक्षा, आशय अथवा उतावलापन और उपेक्षा के द्वारा विद्वेष। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका A है कि आशय अथवा ज्ञान, अर्थात किसी व्यक्ति का आशय होना चाहिए और उसे उस किए जाने के संबंध में ज्ञान होना चाहिए। धारा 299 के अधीन आवश्यक दोषी मन स्थिति कि उसे उसका आशय होना चाहिए ऐसा कार्य मृत्यु कारित किए जाने के लिए और उसको उसके संबंध में ज्ञान होना आवश्यक है। तो धारा 299 के अंतर्गत आपराधिक मानववध के आवश्यक तत्व किसी मानव की मृत्यु कारित किया जाना, अर्थात मानव की मृत्यु कारित होनी चाहिए, ऐसी मृत्यु किसी कार्य के द्वारा कारित की गई हो, ऐसा कार्य मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, और ख ऐसी शारीरिक उपपत्ति कारित करने के आशय से जिससे कि मृत्यु कारित होना संभाव्य हो। जैसे अभी हमने एक ऊपर के प्रश्न में देखा था कि X और Y उसके द्वारा वो 3 दिन बाद उसकी हॉस्पिटल में मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी शारीरिक उपपत्ति की गई थी उस X के द्वारा जिससे Y की ये मृत्यु हुई थी कि उपपत्ति कारित करने के आशय से जिससे कि मृत्यु कारित होना संभाव्य हो। इस ज्ञान से कि उस कार्य के द्वारा मृत्यु कारित होना संभाव्य है और ऐसा उस व्यक्ति को भी जानकारी होनी चाहिए कि भैया यदि वह ऐसा करता है तो उससे सामने वाले की मौत हो सकती है, किया गया हो। प्रश्न क्रमांक 9 है
कथन और कारण के रूप में है कि एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य की मृत्यु कारित करना मानववध है। मानववध सदैव विधि विरुद्ध होता है। तो देखिए, एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य की मृत्यु कारित करना ये मानववध है, ये ठीक है, लेकिन मानववध सदैव विधि विरुद्ध होता है, ये आवश्यक नहीं है। तो ए और आर के बीच में रिलेशन पूछा है कि ए और आर की क्या स्थिति है, कि क्या ये दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, या इनकी जो व्याख्या आपस में ए के साथ आर का जो रिलेशन है वो ठीक है या नहीं है। तो यहाँ सही ऑप्शन इसका हो जाएगा कि ए सही है परंतु आर गलत है। ये कथन, इस दिए हुए कथन में कथन सही है किंतु कारण गलत है, क्योंकि मानववध सदैव विधि विरुद्ध नहीं होता है। इसे सामान्य अपवाद में कतिपय धाराओं में संरक्षण प्राप्त है। जो सामान्य अपवाद या साधारण अपवाद वाला आपका जो चैप्टर है, उस साधारण अपवाद के चैप्टर के अंतर्गत कुछ ऐसे मानववध हैं जिनको की विधिक मान्यता दी गई है। प्रश्न क्रमांक 10 है कि अ ने अपनी पत्नी को पीटा, वह बेहोश होकर के गिर गई। उसको मरा समझ करके वह स्वयं को हत्या के लिए पकड़े जाने से बचने के लिए अ ने पत्नी को रस्सी से बांधकर पंखे से लटका दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता लगा कि उसकी मृत्यु लटकने से हुई है। अ किस बात के लिए दोषी है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि हत्या के लिए, दूसरा है आपराधिक मानववध के लिए, तीसरा है उपपत्ति के लिए और चौथा है घोर उपपत्ति के लिए। तो यहाँ ए जो दोषी होगा ये घोर उपपत्ति के लिए दोषी होगा, वह हत्या के लिए, आपराधिक मानववध के लिए या उपपत्ति के लिए दोषी नहीं होगा, क्योंकि उसके द्वारा हत्या या आपराधिक मानववध का कार्य नहीं किया गया था। ये बात बाद में पता लगी है कि उसको जो मृत्यु है वो पोस्टमार्टम में आया, रिपोर्ट में आया है कि उसकी मृत्यु पंखे से लटकने से या रस्सी से घोटे जाने से हुई थी। तो प्रस्तुत समस्या में एक आशय मात्र घोर उपपत्ति करने का था। उसका आशय जो यहाँ प्रश्न में लिखा हुआ है कि अ ने अपनी पत्नी को पीटा, वह बेहोश होकर, वो उसका आशय केवल यहाँ उसको पीटना था, उसकी हत्या करने का आशय नहीं था। बेहोश होकर के गिर गई है, उसने समझा कि वो मर गई, तो उसका आशय केवल हत्या करने का नहीं था। व्यक्ति को अपने आशय के लिए ही दंडित किया जाता है। तो यहाँ उसका आशय क्या था, मेन चीज़ अभी हमने आपको पूर्व में बताया था कि आशय और ज्ञान, तो उसका आशय देखा जा रहा था कि आशय क्या है। तो आशय उसका यहाँ उसको मृत्यु कारित करना नहीं था, उसका आशय था उसको यहाँ पीटना केवल। जब उसने पंखे से उसको इसलिए लटकाया था कि ताकि ये समझा जा सके कि उसने सुसाइड किया है। अतः यहाँ ए घोर उपपत्ति के लिए दोषी होगा। एक अंधेरी रात में ए और बी लड़ रहे थे। अपने बच्चे को कंधे पर रखे हुए बी की पत्नी उसको अलग करने के लिए वहां पहुंची। ए का मुक्का बच्चे की कमर पर पड़ गया तथा बच्चे की मृत्यु हो गई, तो अदोषी होगा। उपपत्ति के लिए, घोर उपपत्ति के लिए, आपराधिक मानववध के लिए और हत्या के लिए। अब देखिए, इस प्रश्न में समझने की बात यह है कि अंधेरे रात में ए और बी दोनों लड़ रहे हैं और अपने बच्चे को कंधे पर रखे हुए बी की पत्नी उनको अलग करने के लिए वहां पहुंच जाती है। ए का मुक्का बच्चे की कमर पर लग जाता है, बच्चे की मृत्यु हो जाती है। अगर यही मुक्का ए का बी के लगता तो उसे एक उपपत्ति होती, चोट पहुंचती, लेकिन क्योंकि वो बच्चा था, बच्चे के लगा है, तो बच्चे की मृत्यु होना संभाव्य है। तो यहाँ केवल मुक्का एक उपपत्ति के लिए कार्य करता। अगर सामने वाले ए के द्वारा मुक्का यदि बी को लगता तो वो उपपत्ति के लिए, घोर उपपत्ति के लिए, आपराधिक मानववध के लिए और हत्या के लिए, तो वो केवल उपपत्ति के लिए दंडित किया जाएगा, क्योंकि उसका मुक्का अगर बच्चे की जगह उस बी को लग जाता तो उसे केवल उपपत्ति पहुंचती, एक चोट पहुंचती। घोर उपपत्ति की बात भी नहीं कही जा रही है। तो प्रस्तुत समस्या में ए ब पर मुक्के से प्रहार करता है तो उससे साधारण उपपत्ति कारित हुई होती। अगर मुक्के से प्रहार किया जाता तो साधारण उपपत्ति कारित हुई होती। अतः अ के इस प्रहार से जिससे कि बच्चे की मृत्यु हुई है उसे साधारण उपपत्ति के लिए दोषी माना जाएगा। ये चतुर्नाथ के वाद से साम्य, चतुर्नाथ का जो वाद था उस वाद से समन्वय रखता है या समानता रखता है, ये जो दृष्टांत है। प्रश्न क्रमांक 12 है कि कथन ए दिया हुआ है कि एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य की मृत्यु कारित किया जाना मानववध है और मानववध सदैव विधिविरुद्ध होता है। ये पूर्व में हम प्रश्न आपसे कर चुके हैं। तो एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य की मृत्यु कारित किया जाना मानववध है, ये करेक्ट है, लेकिन मानववध सदैव विधिविरुद्ध होता है, ये आवश्यक नहीं है। तो एक कथन सही है और आर जहाँ का जो कारण दिया हुआ है ये गलत है। इस प्रश्न की व्याख्या हम यहाँ देख लेते हैं कि एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य की मृत्यु कारित किया जाना मानववध होता है, जिसका उपबंध भारतीय दंड संहिता की धारा 299 में दिया गया है। धारा 299 के अनुसार जो कोई
मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे कि मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य हो, या यह ज्ञान रखते हुए कि यह संभाव्य है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर सकता है, तो कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है, वह आपराधिक मानव वध का अपराध करता है। मानव वध सदैव विधि विरुद्ध नहीं होता है, क्योंकि अपने एवं किसी अन्य व्यक्ति के शरीर तथा संपत्ति की रक्षा में किया गया मानव वध विधि विरुद्ध नहीं होता है। यह प्राइवेट प्रत्यक्षा के द्वारा प्रदत्त अधिकार है, धारा 96 से और धारा 106 तक में तथा धारा 88 से लेकर के और धारा 92 में ये बताए गए हैं। अतः प्रश्न में कथन ए सही है, किंतु कारण इसका गलत है। प्रश्न क्रमांक 13 है कि भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्न धाराओं में से किस धारा में मां के उदर में शिशु की हत्या कारित करना मानव वध की श्रेणी में नहीं आता है। धारा 299 के स्पष्टीकरण 1 के अनुसार, 299 के स्पष्टीकरण 2 के अनुसार, 299 के स्पष्टीकरण 3 के अनुसार और धारा 300 के स्पष्टीकरण 4 के अनुसार। धारा 299 का स्पष्टीकरण 3 के अनुसार मां के गर्भ में स्थित किसी शिशु की मृत्यु कारित करना मानव वध नहीं है, किंतु किसी जीवित शिशु की मृत्यु कारित करना आपराधिक मानव वध की कोटि में आ सकेगा यदि उस शिशु का कोई भी भाग बाहर निकल आया है, यद्यपि उस शिशु ने श्वास न ली हो या वह पूर्णतः उत्पन्न न हुआ हो। प्रश्न क्रमांक 14 है कि ए बी को डूबते हुए देखता है लेकिन उसे बचाता नहीं है, बी डूब जाता है, ए ने क्या अपराध किया? देखिए, ए ने बी को डूबते हुए देखा, अब बी की नैतिक जिम्मेदारी तो हो सकती है कि वह बी को डूबते हुए देख रहा है, ए के द्वारा बी को डूबते हुए देखा गया है, तो ए की नैतिक जिम्मेदारी हो सकती है कि वो बी को बचाए, लेकिन कोई कानूनन उसके पास उसके ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं है कि वो बी को बचाए ही। तो आत्महत्या के लिए उकसाने का हत्या का कोई अपराध नहीं किया है तथा हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध का तो कोई भी अपराध नहीं किया गया है। ऑप्शन क्रमांक सी। प्रस्तुत समस्या में ए ने कोई अपराध नहीं किया है क्योंकि बी को बचाने का कोई भी विधिक आबद्धता या विधिक रूप से आबद्ध नहीं है। यद्यपि ए का कार्य सामाजिक तथा नैतिक दृष्टि से गलत है किंतु विधि विरुद्ध है, किंतु विधि विरुद्ध नहीं आएगा क्योंकि उसका कार्य के संबंध में कोई विधि में कोई प्रावधान नहीं है। सामाजिक दृष्टि से एवं नैतिक दृष्टि से केवल यहाँ गलत बताया गया है किंतु विधि विरुद्ध नहीं है। प्रश्न क्रमांक 15 है कि एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य की मृत्यु कारित किया जाना मानव वध होता है। पूर्व में पूछा गया प्रश्न है, ए सही है किंतु आर यहाँ गलत है। चलिए, आपको काफी प्रश्न आसानी से समझ में आ रहे होंगे। आने वाले एग्जाम्स, बिहार एपीयू एग्जाम, मध्य प्रदेश सिविल जज परीक्षा, इन सभी परीक्षाओं के लिए आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश एचजीएस परीक्षा तथा राजस्थान एचजीएस परीक्षा के लिए भी आप इस वीडियो को फॉलो करें। ऑप्शन इसका सी है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 299 के अनुसार मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य की मृत्यु कारित किया जाना मानव वध कहलाता है किंतु मानव वध सदैव विधि विरुद्ध नहीं होता है। प्रश्न क्रमांक 16 है कि एक पुजारी एक लड़के को प्रेतात्मा अर्थात भूत से छुड़ाने के लिए पीटता है, लड़के की मृत्यु हो जाती है, वो किस अपराध का दोषी होगा? किसी अपराध का दोषी नहीं है, वह सदोष मानव वध का दोषी है, वह सद्भाव या बचाव का हकदार है तथा वह हत्या के प्रयास का दोषी है। तो वह सदोष मानव वध के लिए दोषी है। सही ऑप्शन इसका बी है कि भारतीय दंड संहिता के अध्याय 16 जो कि मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में वर्णन करती है, धारा 299 से और 377 तक इसमें उल्लेखित हैं धाराएं। धारा 299 आपराधिक मानव वध को परिभाषित करती है। प्रस्तुत समस्या में ये तथ्य जमालुद्दीन के वाद के तथ्य से मिलते हुए हैं तथा इस वाद में ओझा ने एक लड़की को प्रेतात्मा से मुक्ति दिलाने के प्रयास में उसकी इतनी पिटाई की कि उस लड़की की मृत्यु हो गई। ओझा को आपराधिक मानव वध के लिए दोष सिद्धि प्रदान की गई। अतः प्रस्तुत समस्या में सदोष मानव वध का दोषी है। प्रश्न क्रमांक 17 है कि जानता है कि जेड झाड़ियों के पीछे है। यहां वो जानता है कि वो जेड झाड़ियों के पीछे है। ब को यह नहीं मालूम था, ब को यह नहीं पता है। अ को पता है कि जेड झाड़ियों के पीछे है। ब को प्रेरित करता है। ब से कहता है कि वह झाड़ियों पर गोली चलाए, यह जानते हुए कि ऐसा करने से जेड की मृत्यु हो सकती है। जेड की मृत्यु हो जाती है तो अदोषी होगा। हत्या के दुष्प्रेरण का, आपराधिक मानव वध का, हत्या के प्रयत्न का तथा उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये यहाँ दोषी होगा आपराधिक मानव वध का। सही ऑप्शन यहाँ पर बी है।
प्रस्तुत समस्या भारतीय दंड संहिता की धारा 299 के दृष्टांत ख पर आधारित है। अ के द्वारा 304 के तहत आपराधिक मानव वध का ये दोषी है। प्रश्न क्रमांक 18 है कि ब एक 9 वर्ष के बालक तक को संख्या अर्थात आर्सेनिक खिलाता है, इस आशय से कि उसका पिता उसके विरुद्ध साक्ष्य न दे। यहाँ पर ब सदोष मानव वध का दोषी है, ब हत्या कायद करने का दोषी है, ब उपेक्षा के द्वारा मृत्यु कायद करने का दोषी है और ब गौरवपति कायद करने का दोषी है। तो देखिए यहाँ इसे खूब पूरी तरह मालूम है कि संख्या खिलाएगा, आर्सेनिक खिलाएगा, बच्चे की मृत्यु हो जाएगी, तो ब यहाँ पर हत्या कायद करने का दोषी है। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका बी है। प्रश्नगत समस्या धारा 300 के खंड 2 पर तथा गौरीशंकर 1918 360 के बाद पर आधारित है। यहाँ ब हत्या कायद करने के अपराध का दोषी है। प्रश्न क्रमांक 19 है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। केस दिया हुआ है रेक्स बनाम लेवेट, दूसरा है तबू चेतिया बनाम असम राज्य, तीसरा है विजयन बनाम केरल राज्य और चौथा है उत्तर प्रदेश राज्य बनाम वीरेंद्र प्रसाद। अब ये पूछे गए हैं कि यहाँ ये किस किस से संबंधित है। ऑप्शन में हमें हत्या, आपराधिक षड्यंत्र, उन्मत्तता तथा तथ्य की भूल, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हमें बताना है यहाँ कौन सा है इनके साथ करेक्ट है। तो हम सीधे सीधे इनकी यहाँ व्याख्या देख लेते हैं। रेक्स बनाम लीवेट का मामला ये तथ्य की भूल से संबंधित है। तब्बू चेतिया बनाम असम राज्य का मामला ये उन्मत्तता से संबंधित है। विजयन बनाम केरल राज्य का मामला आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित है तथा उत्तर प्रदेश राज्य बनाम वीरेंद्र प्रसाद का मामला ये हत्या से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 20 है कि सभी हत्या आपराधिक मानव वध हैं, लेकिन सभी आपराधिक मानव वध हत्या नहीं होते हैं। यह कथन दिया गया था जस्टिस माधवन नायर के द्वारा, जस्टिस मेलविल के द्वारा, जस्टिस सरफुद्दीन के द्वारा और जस्टिस सुलेमान के द्वारा। तो सही ऑप्शन यहाँ पर सी है कि सभी हत्या आपराधिक मानव वध हैं, लेकिन सभी आपराधिक मानव वध हत्या नहीं होते हैं। यह कथन जस्टिस सरफुद्दीन का है। जस्टिस मेलविल ने रेक्स बनाम गोविंदा के बाद में हत्या तथा आपराधिक मानव वध के अंतर को स्पष्ट किया था। प्रश्न क्रमांक 21 है कि क बिना किसी कारण के भीड़ पर गोली चलाता है, परिणाम स्वरूप ख की मृत्यु हो जाती है, तो क ने कौन सा अपराध किया है। क ने बिना किसी कारण के चलाई है, कोई कारण नहीं है, न भीड़ के द्वारा आक्रमण किया गया है या ऐसा हो कि उसके पास अपने बचाव का कोई साधन नहीं था तब उसने गोली चलाई, तो यहाँ कोई कारण नहीं है, बिना किसी कारण के उसने भीड़ पर गोली चला दी है। तो मानव वध हत्या की कोटि, मानव वध का जो कि हत्या की कोटि में नहीं आता है, गौरवपति का, हत्या का तथा उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये यहाँ हत्या कारित करने का दोषी है। क का कार्य भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 300 में परिभाषित हत्या की परिधि में आता है, जिसके लिए दंड का प्रावधान धारा 302 में दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 22 है कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 300 अपवाद 1 में प्रयुक्त शब्दावली गंभीर व अचानक प्रकोपन का अभिभाग एक विधि का प्रश्न है, तथ्य का प्रश्न है, विधि एवं तथ्य का मिश्रित प्रश्न है तथा विधि के अंतर्गत एक उपधारणा है। गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के संबंध पूछा है कि गंभीर एवं अचानक प्रकोपन किसका है, तो गंभीर एवं अचानक प्रकोपन ये एक तथ्य अर्थात फैक्ट क्वेश्चन है। 1860 आईपीसी की धारा 300 का अपवाद 1 के स्पष्टीकरण के अनुसार प्रकोपन इतना गंभीर और अचानक था या नहीं कि अपराध को हत्या की कोटि में जाने से बचा दे, यह तथ्य का प्रश्न है। प्रकोपन का निर्धारण न्यायालय के द्वारा प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर किया जाता है। देखिए गंभीर एवं अचानक प्रकोपन था या नहीं, ये पूरा उस घटना के आधार पर, घटना के जो बिंदु हैं उन पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि उसका प्रकोपन का जो निर्धारण है ये न्यायालय ही करेगा और न्यायालय के द्वारा प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर इसका डिसीजन लिया जाएगा। के.एम. नानावती का जो मामला है ये गंभीर एवं अचानक प्रकोपन को लेकर के है, इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न क्रमांक 23 है कि जेड को मार डालने के आशय से ए उस पर गोली चलाता है, परिणाम स्वरूप जेड मर जाता है, क्या किया गया, आपराधिक मानव वध, हत्या, उपेक्षा द्वारा मृत्यु कायद करना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए मार डालने का उसका आशय है, मार डालने के आशय से उसने भीड़ पर उस पर गोली चलाई है, तो उसके द्वारा सीधे सीधे मर्डर किया गया है। सही ऑप्शन यहाँ पर बी है।
प्रस्तुत मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के दृष्टांत क पर आधारित है, जिसके आधार पर हत्या का अपराध ए के द्वारा कारित किया गया है। प्रश्न क्रमांक 24 है कि आपराधिक मानववध जो कि हत्या नहीं है यदि वह कारित किया गया है तो गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के कारण आपराधिक मानववध जो हत्या नहीं है यदि वह कारित किया गया है, हत्या की कोटि में नहीं आता। ये पूछा गया कि आपराधिक मानववध कब हत्या नहीं है। तो पहला है स्वयं मत्तता के कारण, अप्रतिरोध्य आवेश के कारण, गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के कारण तथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसका ए हो जाएगा कि गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के कारण। धारा 300 के अपवाद 1 के अनुसार आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि अपराधी उस समय जबकि वह गंभीर और अचानक प्रकोपन से आत्मसंयम की शक्ति से वंचित हो जाता है तो उस व्यक्ति की जिससे कि वह प्रकोपन दिया था मृत्यु कारित करे या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु भूल या दुर्घटनावश कारित करता है तो गंभीर एवं अचानक प्रकोपन का लाभ वो ले सकता है। प्रश्न क्रमांक 25 है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अंतर्गत कितनी परिस्थितियां गिनाई गई हैं जिनके अंतर्गत सदोष मानववध हत्या है। कितनी परिस्थितियां हैं धारा 300 के अंतर्गत जिसमें बताया गया कि सदोष मानववध हत्या की कोटि में आता है। तो 2 परिस्थिति 3, 4 और 5, तो कुल परिस्थितियों की संख्या यहाँ पर 4 है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 300 के अंतर्गत 4 परिस्थितियां गिनाई गई हैं जिनके अंतर्गत सदोष मानववध हत्या है। पहला बताया गया है कि वह कार्य जिससे मृत्यु कारित की गई है मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो। ऐसा कार्य जिसके द्वारा आप किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित करते हैं वह मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो। अर्थात पहले जो फर्स्ट कंडीशन आप यहाँ मानेंगे वो मानेंगे यहाँ आशय, अर्थात उस व्यक्ति का आशय होना चाहिए जिसकी आप मृत्यु कारित कर रहे हैं, आशय से ही आपके द्वारा ऐसा कार्य किया गया है। दूसरा है ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे कि अपराधी जानता है कि मृत्यु कारित करना संभव है। अब यहाँ भी बात आशय की है, लेकिन आशय पहली जो आपका बिंदु था वहाँ केवल एक सिंपल कार्य बताया गया कि सिंपल कार्य जिससे किसी की मृत्यु कारित हो जाए। सेकंड कंडीशन में आप बताएंगे कि एक ऐसी इंजरी, आप किसी सामने वाले व्यक्ति को ऐसी इंजरी दें जिससे कि आप जानते हैं कि उसकी मृत्यु कारित हो सकती है। तो ऐसी शारीरिक क्षति करने के आशय से जिससे कि अपराधी ये जानता है कि मृत्यु कारित करना संभाव्य है, अर्थात ऐसी चोट आपने उसको पहुंचा दी जिससे कि ये स्वाभाविक है कि उसको उसकी मृत्यु होनी ही होनी है, तो मृत्यु कारित करना संभाव्य है। तीसरा है कि ऐसी शारीरिक क्षति प्रकृति के अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए प्राप्त है, या आप उसे ऐसी शारीरिक क्षति दे रहे हैं जिससे प्रकृति के मामूली अनुक्रम में हो सकता है 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 8 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीने भर बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो ही जाए। तो इस तरह की शारीरिक क्षति आपके द्वारा कारित की गई है उसको, जिससे उसकी मृत्यु होना संभाव्य है। चौथी कंडीशन दी हुई है कि वह कार्य जिससे मृत्यु कारित की गई हो उसके बारे में कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य इतना आसन संकटपूर्ण है कि मृत्यु कारित कर देगा। अर्थात इस तरह का कार्य आपके द्वारा किया गया है, आसन संकटपूर्ण स्थिति उससे पैदा हो गई है कि उससे मृत्यु कारित होनी ही संभाव्य है। तो ये बात भी आपके द्वारा जाननी आवश्यक है कि ऐसा व्यक्ति या मृत्यु कारित करने वाला व्यक्ति ये जानता हो जिससे मृत्यु कारित की गई है और जिसके उसके बारे में कार्य करने वाला व्यक्ति ये जानता हो कि वह कार्य इतना आसन संकटपूर्ण है कि मृत्यु कारित कर ही देगा। अन्य परिस्थितियों में भी सदोष मानववध हत्या है जबकि मामला धारा 300 के किसी भी अपवाद में नहीं आता हो। यदि धारा 300 में जो अपवाद दिए गए हैं उन किसी भी अपवाद में नहीं आता है तो सदोष मानववध या आपके द्वारा किया गया जो मानववध है वो हत्या की कोटि में आएगा। और दूसरा है कि जबकि मामला धारा 300 के प्रथम अपवाद के अंतर्गत आता हो तथा उसके किसी न किसी परंतुक में भी आता हो तो भी मानववध हत्या के अंतर्गत आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। हमने इस वीडियो के माध्यम से 25 प्रश्न इस चैप्टर से कंप्लीट किए हैं। इससे आगे के वीडियो में हम इससे आगे के प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे एप्लीकेशन लॉ स्टडी के लिंक के माध्यम से बिहार APU एग्जाम के लिए तथा मध्य प्रदेश सिविल जज परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है जहां आप अपनी जो आपकी समस्याएं हैं उन समस्याओं को आप आपसी बातचीत के माध्यम से या स्टूडेंट के साथ मिलकर के सॉल्व कर सकते हैं। लॉ स्टडी एवं लॉ स्टडी एजुकेशन 2 लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।